हेलो डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑन एमएनपी इंग्लिश क्लासेस। आज फिर एक बार हम दो क्वेश्चंस के साथ आपके बीच में हैं। पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊं, आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार आप देख लें। द पुअर्स लाइफ इज मोर मिजरेबल देन दैट ऑफ द रिच। और सेकंड है, आई गॉट एंग्री एंड आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही मेकिंग सच अ टेरिबल नॉइज। आपने वीडियो को पॉज करके आई होप देखा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझने के लिए हमें एक छोटा सा लॉजिक समझ लेने की जरूरत है। यहां पे मैं एक बात लिखता हूं, मैं कह दूं बॉयज लाइफ और मैं लिखता हूं रिच लाइफ। तो इन दोनों ही ये जो फ्रेजेस लिखे गए हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो लाइफ नाउन है और नाउन के पहले पोजीशन को दिखाने के लिए हमने इन दोनों के साथ अपस्ट्रॉफी लगा रखा है। अगर आप बात को ध्यान से समझें तो ये अपस्ट्रॉफी सही है, लेकिन ये अपस्ट्रॉफी का यूज गलत है। रीजन बड़ा सिंपल है कि अपस्ट्रॉफी का यूज किन्हीं दो नाउन के बीच रिलेशन दिखाने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ जब भी हम अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं नाउन के साथ करते हैं, क्योंकि ये अपस्ट्रॉफी जो होता है ये नाउन का पजेसिव केस होता है। तो नाउन का पजेसिव केस है, इसलिए अपस्ट्रॉफी का यूज नाउन के किसी नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी लगा देने से हो जाता है। रिच जो है, आप सब लोग जानते हैं रिच कोई नाउन नहीं है, रिच किसी नाउन की क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी यानी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ हम अपस्ट्रॉफी का यूज करके पजेसिव केस नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे बॉय नाउन है और नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज सही होता है, और रिच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ हम अपस्ट्रॉफी का यूज कभी भी नहीं कर सकते। ये छोटा सा लॉजिक है जो बेसिकली सारे बच्चे जानते ही हैं। अच्छा, अगर इन बातों को हम देख समझ पा रहे हैं तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो यहां आप देख रहे हो द पुअर्स लाइफ। जैसे रिच को मैंने कहा उसी तरह से पुअर, आप सब लोग जानते होंगे पुअर कोई नाउन नहीं है, पुअर किसी नाउन की क्वालिटी हो सकती है। जैसे मैं कह दूं पुअर बॉय, तो बॉय व्हाट काइंड ऑफ बॉय, पुअर। तो ये पुअर जो है उस बॉय का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, यानी किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। लेकिन पुअर को हम एज अ नाउन अगर सेंटेंस में यूज करना चाहे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमने पुअर एडजेक्टिव है, और आप जानते हो कि अपस्ट्रॉफी का यूज हमेशा नाउन के साथ करते हैं, तो ये अपस्ट्रॉफी यहां पे गलत हो गया। अब इसको ठीक कैसे करें, इस बात को जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको और समझ लेना होगा। जैसे हम जनरली देखते हैं पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम द पुअर लिख देते हैं तो इसका सेंस होता है पुअर पीपल। एक्चुअली होता क्या है कि जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, ह्यूमन क्वालिटीज को बताने वाले जो एडजेक्टिव है, पुअर, रिच, इंटेलिजेंट, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं। तो ह्यूमन क्वालिटीज को बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ जब हम द यूज कर देते हैं, आर्टिकल द यूज कर देते हैं, तो वो फिर उसको हम एक एडजेक्टिव नहीं पीपल इन जनरल मान लेते हैं। पुअर का मतलब मान लेते हैं कि पुअर इन जनरल, मतलब वे सारे लोग जो पुअर हैं। तो पुअर, द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, लेकिन अगर हम केवल पुअर कहते हैं तो पुअर एडजेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे लॉजिकली गलत ये हो जा रहा था कि पुअर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज हो नहीं सकता है, लेकिन जब हम द पुअर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर पीपल। अच्छा, ये नाउन की तरह एक्ट करने लगता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं केवल पुअर की बात करूं तो पुअर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ अपस्ट्रॉफी लगा नहीं सकते। अब इसको ठीक कैसे करें, तो इसको ठीक करने का जो तरीका होगा वो आप थोड़ा देखेंगे। बहुत सिंपल है, इस बात को समझ लेना, एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं, और ये आपसे गलती होगी नहीं। देखें, आप एक चीज आप जानते होंगे, मैं लिख दूं, अगर मैं यहां लिख देता हूं मोहन सिस्टर, तो आप लोग जानते होंगे कि इस मोहन्स सिस्टर, यहां पे मोहन के साथ अपस्ट्रॉफ लगा है, मोहन सिस्टर को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द सिस्टर ऑफ
मोहन। तो ये दोनों बातें एक ही होती हैं। तो यहां पे जो लिखा गया है द पुअर्स लाइफ, अगर हम चाहें तो द पुअर्स लाइफ को ऐसे लिख सकते हैं, द लाइफ ऑफ द पुअर। अच्छा, एक बात का यहां पे जरूर ध्यान देना होगा हमको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। आप जान रहे हो कि ऑफ प्रीपोजिशन है। अच्छा, अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन नहीं होगा जो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहां पे मैं इसको ऐसे लिख देता, द पुअर्स लाइफ को अगर मैं कहता द लाइफ ऑफ पुअर, यहां द का यूज न करता, तब फिर ये गलत हो जाता। क्यों गलत होता है? क्योंकि पुअर एडजेक्टिव होता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम द पुअर का यूज कर देते हैं, द पुअर का मतलब पीपल इन जनरल, मतलब पुअर पीपल, तो वो नाउन की तरह एक्ट कर लेता है। तो अब ये द पुअर लिखने से ये नाउन हो गया, इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे भी द नहीं भूलना होगा आपको, ये बात आप ध्यान देंगे। तो अगर इसको आप ठीक करना चाहते हो तो द पुअर्स लाइफ की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा द लाइफ ऑफ द पुअर इज मोर मिजरेबल देन दैट ऑफ द रिच। अब ये सेंटेंस जाकर के ठीक हुआ है। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। I got angry and asked him why। ये why को आप ध्यान से देखें। आप सब लोग जानते होंगे कि ये जो why है सेंटेंस में दो तरह से यूज होता है। अच्छा, दो तरह से कैसे यूज होता है? पहला तो ये एक इंटरोगेटिव वर्ड है, इसका यूज हम कर सकते हैं एक तरह से इंटरोगेटिव वर्ड की तरह। अच्छा, जब ये इंटरोगेटिव वर्ड की तरह यूज होगा तो इसके थ्रू हम क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरी बात, वाई का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब हमें इसको कंजंक्शन की तरह यूज करना हो। यानी हम वाई को दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक तो इंटरोगेटिव वर्ड की तरह और एक कंजंक्शन की तरह। जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो ये दो क्लॉज को कनेक्ट करेगा, लेकिन जब ये इंटरोगेटिव वर्ड की तरह यूज होगा तो उस सेंटेंस में इसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाएगा। अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो इसको ऐसे कह सकता हूं, वाई डू यू go there। अब आप देख रहे हो यहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब है इस वाई के थ्रू हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर हम इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना होगा कि जब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं तो जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसी को हमें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के पोजीशन को हम एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं और आगे का सब जो का त्यों लिखते हैं। यानी इसको हम ऐसे लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है और सब्जेक्ट हो जाता है पीछे। अच्छा, ये तो हुआ वाई का यूज तब जब ये इंटरोगेटिव वर्ड की तरह यूज हुआ हो तब। लेकिन अगर वाई का यूज हम कंजंक्शन की तरह कर रहे हो, नीचे आप देख लेंगे, जैसे कंजंक्शन की तरह मैं यूज करूं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ही वांट टू नो द लॉजिक why we want to know the logic why we do not see him। He wants to know the logic why we do not see him। यहां पे भी why का यूज हुआ है, लेकिन ये why जो है यहां पे क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आया है। पहली बात आप देख ले, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब ये why क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आया है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। दूसरी बात, ये why जैसा कि मैंने कहा अगर क्वेश्चन पूछने के लिए तो ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो दो क्लॉज को ऐड कर रहा होगा। दो क्लॉज कौन से हैं, ही सब्जेक्ट है और वांट टू नो द लॉजिक प्रेडिकेट है, उसी तरह से वी सब्जेक्ट है और डू नॉट सी हिम इसका प्रेडिकेट है। तो ये दो क्लॉज हो गए, इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए वाई आया है।
तो यहां जब ये दो क्लॉज को कनेक्ट करेगा तो वाई के बाद वाला जो क्लॉज होगा वो क्लॉज का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर क्या है भाई, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे होना चाहिए। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे हो जाना चाहिए। तो यहां आप देख रहे हो हमने लिखा है वी डू नॉट, ये सही है, लेकिन अगर हमने ऐसे लिखा होता डू वी नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब को अगर हमने सब्जेक्ट से पहले कर दिया होता तो ये गलत हो जाता। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वाई को या किसी भी क्वेश्चन वर्ड को, वाई हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, अगर ये कंजंक्शन की तरह यूज हो रहे हैं तो कंजंक्शन की तरह होगा तो उसके बाद वाला जो क्लॉज होगा वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में होगा। लेकिन अगर ये कंजंक्शन की तरह यूज ना होकर के क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज हुआ है, सिंपल सा पहचान है इसका कि जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा तो इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है तो ये कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। तो जब ये कंजंक्शन होगा तो कंजंक्शन के तरह जब यूज होगा तो इसके साथ जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा अफर्मेटिव। लेकिन जब ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में आएगा तो वहां हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा पीछे। अगर ये बात आप समझ पा रहे हो अच्छे से तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाई दोनों क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। पहला क्लॉज ये हो गया और वाई कंजंक्शन हो गया, अब कंजंक्शन के बाद फिर दूसरा क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए वाई यहां पे यूज हुआ है। तो जब आप जान रहे हो कि जब ये कंजंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये तो आपने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब आगे और ये सब्जेक्ट पीछे हो गया, जबकि लॉजिकली होना क्या चाहिए, हमने अभी कहा कि हेल्पिंग वर्ब आगे तब होता है जब ये क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज है, या तो कंजंक्शन की तरह यूज है, असर्टिव स्ट्रक्चर चाहिए और यहाँ पे सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में चाहिए। यानी वॉज ही लिखने की बजाय हमें लिखना चाहिए था ही वॉज। एक बात मैंने और सोच रखा है आप लोग के लिए कि जब भी वीडियो खत्म हो रहा होगा, अभी तो ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, एक क्वेश्चन हर वीडियो के लास्ट में आप लोग को मैं दिया करूंगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, खुद से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजें। हम देखते हैं कि कितने लोग के क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है मैं यहां लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन है, दिस इज द ओनली कॉमेंट्स that deserve attention। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है दिस इज द ओनली कॉमेंट्स दैट डिजर्व अटेंशन। ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, यहां पे आपको देखना है कि किस पार्ट में एरर है या नो एरर है, जो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।